आज हम देखने वाले धातु एवं अधातु के बारे में। ये पाठ मैंने पहले ही पढ़ लिया है और जो मैंने पढ़ा मैं वो आपके सामने पूरा पाठ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो डाले काफ़ी टाइम हो गया। चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं। तो 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये बता रहा है कि आपने पहले से ही आपने ये पाठ के बारे में पढ़ लिया हुआ है, धातु अधातु के बारे में 9वीं क्लास में। तो उसके गुणधर्मों के बारे में कि कैसे पता चलता है कि धातु कौन सी है और अधातु कौन है, अलग अलग वर्गीकृत किया है। मतलब आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो धातु और अधातु में बताते हैं कौन सी चीज़ धातु है और कौन सी चीज़ अधातु है। तो भौतिक गुणधर्म, जैसे ऊपरली सतह होती है उसको भौतिक कहते हैं। तो धातु आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए जो आसानी से मिल जाती है। तो उसके बारे में देखना है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसी दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल, शेरगढ़ के प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। मतलब ये कह रहा है कि जो रेगमार होता है, जैसे हम किसी सतह को रगड़ते हैं रेगमार कहते हैं, उससे हमने कोई भी वस्तु को साफ करना है और उसके बारे में देखना है कि वो कैसे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। मतलब ये कह रहा है कि जो धातु होती है उसकी सतह जो शुद्ध रूप होता है वो चमकदार होती है। जैसे लोहा है, अगर उसमें जंग लग रहा है या कोई और वस्तु उसमें जंग लग रहा है, काली पड़ गई है, तो उसे रेगमार से रगड़ना है तो कैसे वो चमक जाती है। तो जो चमकती है तो धातु की चमक की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो धात्विक चमक किसे कहते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन मैंने साथ साथ में क्वेश्चन बना रखे हैं। धातु का शुद्ध रूप कैसा होता है, इसके बारे में 2 क्वेश्चन है। ये धात्विक चमक है, तो धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं जो धातु की चमक चमकदार होती है। तो आगे हम चलते हैं। धातु को काटने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे धातु सामान्य कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो धातु हमेशा कठोर होती है और उनकी कठोरता कोई ज़्यादा कठोर होती है, कोई कम कठोर होती है। धातु को थोड़े से पीट कर देखना। तो धातु कैसी होती है, तो धातु होती है कठोर। इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर हम देखते रहेंगे। अगाध वर्धता, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता रहता है। ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते तभी आता है। आ देखेगी कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। जैसे कुछ लोहा या कोई धातु है तो उसको हम पीटते हैं थोड़े से तो वो फैलने लग जाती है। तो इस गुणधर्म को अगाध वर्धता कहते हैं। ये सीधा इसको याद कर लेना। तो जैसे उसकी चादर बन जाती है, प्लेट बन जाती है, तो उसको अगाध वर्धता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना या चांदी सबसे अधिक अगाध वर्धता धातुएं हैं? तो ठीक है, तो तन्य क्या होती है? तो जैसे अगाध वर्धता तन्य के बारे में देखेंगे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। जैसे धातु होती है, अगर उसको हम खींचते रहेंगे जैसे, तो जैसे तार बनाया जाता है, हमें बिजली का तार बना रखा है, तो जैसे अगर उसे हम खींच के जितना लंबा बना सकते हैं उसको तन्यता कहते हैं। तन्यता। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो सोना सबसे लंबा खींचा जा सकता है। कितना खींचा जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, अगाध वर्धता तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिया जा सकता है। तो अगाध वर्धता के कारण हम उसे प्लेट बना सकते हैं और तन्यता के कारण हम इसे लंबा बना सकते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं। धातुओं में से बिजली और गर्मी गुजर जाए उसे ही हम सुचालक कहते हैं। जैसे जिस धातु में से अगर बिजली गुजर जाती है तो उसे सुचालक कहते हैं। सुचालक, ठीक है, इसको याद कर लेना, जिसमें से बिजली गुजर जाती है। धातु उष्मा के सुचालक है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर, कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। उष्मा के कुचालक लेड, मरकरी। कुचालक वो होते हैं जिसमें से बिजली नहीं गुजरती है। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, HSC हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम में आया था। जिस तार से आपके घर तथा बिजली पहुंचती है उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड
पीवीसी कहते हैं। तो जैसे सोनेरस क्या है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें दवानिक सोनोरस कहते हैं। जैसे जो सतह कठोर से चीज से टकराएगी और आवाज करेगी से दवानिक सोनोरस कहेंगे, क्योंकि जो धातु आपस में टकराती हैं तब वह आवाज करती इसलिए। है धातु के बारे में पढ़ेंगे, जो धातु के बारे में पढ़ा था हमने, अब है धातु का हमें स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ऐसी है धातु जो द्रव होती है, उसके अलावा सारी धातु या तो कठोर होती है फिर गैस होती है। ठीक है, ब्रोमीन धातु द्रव के रूप में होती है, ये सीधा याद कर लेना। कौन सी धातु द्रव होती है, कौन सी धातु द्रव होती है, तो ब्रोमीन। इसको सीधा एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन 10वीं क्लास के। कुछ से क्वेश्चन इसमें गवर्नमेंट एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पहले से अगर सीख लेते हैं तो काफ़ी हमें मदद मिलती है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, यानी ऊपर से देखने से हम तत्वों के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। कि अपवाद क्या होता है, तो अपवाद के बारे में क्या होता है, बदनामी। सभी धातु जैसे कोई सभी धातु जैसे विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होती है। मतलब कुछ ग्रुप के बारे में हमें कोई एक नियम बना जाता है और उस नियम को कोई वस्तु या कोई चीज़ तोड़ देती है तो उसे अपवाद कहते हैं। मतलब किसी समूह के लिए एक ही नियम बना होता है, अगर उनमें से कोई एक उदाहरण अलग निकला जाए तो इसे अपवाद कहते हैं। तो अपवाद इसे ही कहते हैं। जैसे धातु गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है, हथेली पर रखने पर यह पिघलने लगती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। हीरा कार्बन का अपरूप है, यह कठोर प्रकृति प्रदान करता है, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक है। तो हीरे का गलनांक क्वथनांक, अब दो चीज़ें आ गई है। जैसे हमें गलनांक और क्वथनांक के बारे में नहीं पता होगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे गलनांक मैं सीधे बता देता हूँ, गलनांक वो चीज़ होती है जो किसी ताप पर, जैसे हमें कोई प्लास्टिक है तो हम उसको आग के सहारे लगाएंगे तो गलने लग जाएगी, और क्वथनांक होता है उबलने लग जाना। ठीक है, जैसे पानी उबलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। लिथियम सोडियम पोटासियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। चलो आगे हम पढ़ते हैं। अब हम 45 पेज पे आ गए हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। अधातुएं ऑक्साइड प्रदान अम्ल बनाती हैं। अधिकतर धातुएं सारी ऑक्साइड प्रदान करती हैं। चलो 45 पेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो 46 पेज पे चलते हैं। जैसे देखते कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। चलो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगी है। बाकी तो सभी पुस्तक इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी, लेकिन सभी को हम एक साथ नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है। तो धातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सारी है, सारी का मतलब कड़वे होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और जैसे क्वेश्चन उसमें आ सकता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ से आप क्वेश्चन देख के याद करके आंसर दे सकते हो। तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो आगे चलते हैं हम 47 पेज पे। एनोडीकरण के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे एनोडीकरण क्या होता है, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाना। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। तो आगे चलते हैं हम 48 पेज पे चलते हैं। 48 पेज पे आ गए। पोटेशियम सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। कुछ गर्म जल के साथ, कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे याद कर सकते हो कि ठंडे जल के साथ कौन सी जो है धातुएं क्रिया करती हैं, तो ये सीधे याद कर लेना है पोटेशियम सोडियम।
आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये थोड़ा लंबा है, आप इसे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्युमिनियम आयरन जिंक धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखो गर्म जल के साथ है ना, एल्युमिनियम आयरन जिंक गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब इनका रिएक्शन होता है। हम आगे देखते हैं 49 पेज पे चलते हैं। एक्वारेजिया, इसे ऐसे पूछा जा सकता है 10वीं क्लास में, एक्वारेजिया क्या होता है? तो उसका आंसर हम देंगे अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, यानी सोने को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। तो 50वें पेज पे चलते हैं। 50वें पेज पे अब यहाँ पर देखो क्रियाशील धातुओं की श्रेणी। जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, पोटेशियम सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती थी ये, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। तो नीचे वाली घटते क्रम में है, नीचे कम क्रियाशील है, जैसे सोना सबसे कम क्रियाशील है धातु है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 51 पेज पे आ गए। जिसको वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना। ये गलना आप और कहीं जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू करे तो ये मैंने आपको बताया था, उसे गलना कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तिरपन पेज हमारे हो गए। 54 पेज पे चलते हैं, देखते हैं इसमें मैंने कुछ किया कि नहीं किया। इस पे कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर देखते हैं हम, पृथ्वी की प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसी मिले लवण उपस्थित है। तो इसको छोड़ रहा हूँ मैं, आप इसे पढ़ लेना। जो अंडरलाइन कर रखी है मैंने, जो पढ़ रहे हैं हम, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होते वैसे तो। गैंग किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता क्वेश्चन। 2, 3 नंबर, 1 नंबर ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं। तो पृथ्वी में मिट्टी और रेत में कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। तो 1, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे बनाया जा सकता क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम 56 पेज पे। ये 56 पेज पे हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने अंडरलाइन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अगर हम पढ़ते हैं तो वही आते हैं। धातु को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचिह्न प्रक्रम है। ये तो कुछ नहीं है, वैसे पढ़ दिया मैंने। ये आ गया हमारा 58 पेज। चांदी का काला होना कैसे होता है? चांदी काली, जो चांदी काली होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थिति सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत के कारण ऐसा होता है। तो सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और चांदी काली हो जाती है। जो क्वेश्चन आ सकता है, और हम वैसे अपने ज्ञान के लिए भी याद कर सकते हैं इसे। लोहे में जंग से बचाने के क्या होता है? जिसे हम उसमें पेंट कर सकते हैं, रबड़ पर चढ़ा सकते हैं। ये शुद्धलेपन क्या होता है? लोहे उत्पाद को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को शुद्धलेपन कहते हैं। इसको ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो आप। लोहा सर्वाधिक उपयोग आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। अब ये बता रहा, शुद्ध लोहा बहुत ही नरम होता है, उसे कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। अब शुद्ध सोने के बारे में बता रखा है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो काफ़ी नरम होता है, इसकी आभूषण नहीं बनाए जा सकते। और इस आभूषण बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिला जाता है। तो 22 भाग तो शुद्ध सोने का, 2 भाग चांदी या तांबे का होता है। तांबे और पीतल की मिश्र धातु पीतल। चलो 61 पेज पे देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं सारे ऑक्साइड बनाती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड
जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। प्रकृति में धातुएं संतुलित अवस्था में ये अपने योग्य के रूप में पाई जाती है। अब इसमें बता रखा है अधातुओं के गुणधर्म धातुओं से विपरीत होते हैं कि धातु अगर जैसे कठोर होती है तो अधातु नरम होती है। इस प्रकार से कुछ अलग अलग अगर धातुओं में बिजली जाती है तो अधातुओं में बिजली नहीं जा सकती, ऐसा कुछ बना रखा है। अपवाद से अलग है ये। ग्रेफाइट के अलावा सभी ये धातुएं उष्मा विद्युत की कुछ अलग होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आप उसको दोबारा से पढ़ लेना रोक के, उसी में से आपका काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जो छोटे छोटे शब्द होते हैं तो उनको समझना ज़्यादा जरूरी है। अब इसमें कार्बन उसके यौगिक आगे देखेंगे हम।